हाय बच्चों, हम फिर आए हैं नई क्लास में नई सवालों के साथ। और नए सवालों का मतलब प्रश्नावली बच्चों 3.1 का सवाल नंबर 7वां आप कह सकते हो। और इसका मतलब क्या हो बच्चों, सवाल नंबर 7वें का कि सवाल 6 तक हमने आपको समाप्त करवा दिए हैं। ठीक है बच्चों, तो अब बात करते हैं इसमें सवाल नंबर 7वें की हमें क्या दे रखा है और उसमें हमें क्या करना है। देखिए बच्चों क्या है सवाल। बच्चों सवाल 7वां क्या है हमारा, समीकरण बच्चों एक दे रखी है, आपको पता है एक आव्यूह हमें ये दे रखा है एक प्रकार से, और दूसरा आव्यूह ये। बच्चों दोनों बराबर दे रखे हैं। आपको पिछली क्लास में याद होगा कि हमने क्या किया था, उनकी तुलना की थी और उस तुलना करके हमने एक्स वाई और जेड को निकाला था। वो ही काम बच्चों हमें इस सवाल में भी आपको करके बताना है। ठीक है, देखिए क्या होने वाला है। तो बच्चों ये पूरा आव्यूह आपको दे रखा है इसके बराबर। ठीक, तो कह रहा है अगर ये बराबर है तो करना क्या है, देखो आप देखोगे ए बी सी तथा डी के मान निकालने यहां से बच्चों। ठीक है, मतलब इसका यूज करो और इसका यूज करके ए बी सी डी के मान हमें निकालने हैं। तो बच्चों पहला काम हमारा क्या होगा आपको पता है, पहला काम बच्चों हमारा होगा इसमें इसकी तुलना करना। और तुलना करना आपको मैंने अच्छे से बताया था, जो आव्यूह दे रखे हैं पहले अवयव की पहले से, दूसरे की दूसरे से, तीसरे की तीसरे से, वो तुलना करते जाओ। तो अब आप देखो a माइनस बी बच्चों इस आव्यूह का पहला अवयव है, तो पहले अवयव की तुलना उस वाले आव्यूह के पहले अवयव से, तो मतलब कितना आ जाएगा a माइनस बी बराबर -1। तो आपका यहां पहला क्या आ जाएगा, a माइनस बी बराबर बच्चों कितना -1। इसको बच्चों समीकरण फर्स्ट मान लो, क्योंकि सिंपल सी बात है समीकरण बनेंगी तो उसको हमें सॉल्व करना होगा। दूसरा कितना आएगा देखो 2a प्लस सी, यहां पर आ रहा है सेकंड अवयव इसका, और वहां कितना आ रहा है सेकंड अवयव 5। तो 2a यहां देखो, इसको मैं यहां लिखूंगा बच्चों 2a प्लस कितना है बच्चों, ये c है आपका, 2a प्लस सी बराबर 5। इसको आप मानो सेकंड। अब आगे बढ़ते हैं, अब नीचे वाला देखते हैं बच्चों। इसका नेक्स्ट वाला टर्म्स जो नीचे आ रहा है कितना है 2a माइनस का भी, वो कितना है 0। तो आपका आगे 2a माइनस बी बराबर 0, इसको मान लो बच्चों क्या समीकरण 3। आगे बढ़ते हैं 3c प्लस डी, जो इसका आप देखोगे आखिरी वाला अवयव है, वो किसके इक्वल आ गया, जो उसका आखिरी अवयव है, मतलब कितना 3c प्लस डी बराबर कितना बच्चों 13। इसको मान लो समीकरण 4। तो बच्चों अब क्या हुआ, 4 समीकरण आपके पास आ गई हैं, इन चारों को सॉल्व करो और वहां से ए बी सी डी निकाल लेंगे। अब आपको देखो ये बात मैंने पहले भी कही है सिर्फ पिछली क्लास में कि समीकरण को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। देखो फिलहाल आप यहाँ देखिए बच्चों, हम एक काम ये कर रहे हैं, आप ध्यान से देखने में क्या करने वाला हूं। समीकरण बच्चों 1 में से हम समीकरण 3 को माइनस कर रहे हैं बच्चों। किस में से किसको माइनस कर रहे हैं, 1 में से 3 को। आप 3 में से 1 को भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तुम क्या करेंगे यहां पर क्या लिखेंगे बच्चों, समीकरण 1 माइनस समीकरण 3। 1 में से मैंने 3 को माइनस कर दिया, और माइनस करने का तरीका आपको मैंने क्या बताया कि लेफ्ट हैंड साइड वाले अलग से माइनस होते हैं और राइट हैंड साइड वाले अलग से। तो अब आप यहाँ देखिए मैं पहले किसको माइनस कर रहा हूँ, पहली से तीसरी को। तो पहले किसका लिखा जाएगा बच्चों, जो मान लिखा जाएगा पहले किसका लिखा जाएगा, समीकरण 1 वाले का। तो आप यहाँ देखो समीकरण 1, जहाँ मैं आपको हाथ से दिखा रहा हूँ, देखो समीकरण 1 है बराबर के लेफ्ट हैंड साइड कितना आ रहा है आपका a माइनस बी। तो यहाँ आपने कर दिया a माइनस बी। ठीक, ये आप लिख दो ब्रैकेट, माइनस करना है बच्चों तो यहाँ ब्रैकेट लगाते तुरंत माइनस लगा दो। ठीक, और जैसे ही माइनस लगाओ यहाँ वो शुरू कर दो ब्रैकेट। अब बच्चों समीकरण फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड हमारा a माइनस बी था, वो लिख दिया। ठीक, माइनस करना है, देखो माइनस करना है, माइनस आ गया। अब किसको माइनस करना है, समीकरण 3 को। तो समीकरण 3 का लेफ्ट हैंड साइड कितना आ रहा है 2a माइनस बी। इस प्रकार हम करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे 2a माइनस का b। तो बच्चों समीकरण के 1 माइनस 3 के लेफ्ट हैंड साइड मैंने माइनस यहाँ पर कर दिए हैं। अब किसको माइनस करेंगे बच्चों, राइट हैंड साइड को। अब फिर देखो समीकरण 1 का राइट हैंड साइड कितना आ रहा है आपका -1। तो -1 बच्चों यहाँ आ गया,
और इसका राइट हैंड साइड कितना आ रहा है 0। ये बच्चों इस प्रकार किया जाता है, और मैंने कहा भी था इसमें आपकी ज़रा सी भी गलती नहीं होगी, प्लस माइनस में जो हो जाती है अक्सर, ठीक है। तो फर्स्ट माइनस थर्ड है, लेफ्ट वाला लेफ्ट से माइनस कर दो, राइट वाला राइट से। और एक बार मैं और कहूँगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पर जैसे 1 - 3 है, तो पहले आप लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड समीकरण 1 का। गलती से कहीं आपने ये लिख दिया और लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया थर्ड का, पूरा सवाल गलत हो जाएगा आपका। 1 - 3 है तो समीकरण 1 को लिया और उसका लेना है बस लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। फिर माइनस में समीकरण 3 को, उसका लेफ्ट हैंड साइड ये आ गया और बाकी है। अब देखो क्या होने वाला है, तो यहाँ देखो बच्चों a - b, माइनस को अंदर लेके आओ, ये हो जाएगा माइनस का 2a + b बराबर बच्चों -1 से 0 को माइनस करेंगे कितना आएगा आपका माइनस का 1, प्लस b माइनस b कट गए भैया, प्लस b माइनस b कट गए। a - 2a आपको पता है भैया कितना आएगा माइनस का a, इस माइनस को इससे काट दो तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1। भैया a का आंसर इतना आ गया। इसको थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए ये दिखा दो भैया कि a की वैल्यू इतनी आ गई। a की वैल्यू आएगी तुरंत, इसको बच्चों यहाँ रख दो, मैं तो कह रहा हूँ फर्स्ट में। देखो ये तो फायदा हुआ, a की वैल्यू को कहाँ रख दो फर्स्ट में, तुरंत आपकी b की वैल्यू आ जाएगी। देखो क्या है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, a - b बराबर माइनस का 1 है, आप देख सकते हो a - b है। a की वैल्यू कितनी आई है बच्चों 1, तो आपका ये हो गया 1 - b बराबर माइनस का 1। b निकालना है बच्चों, हम क्या करेंगे, यहां से -b को तो आप ऐसे ही रहने दो, -b को ऐसे रहने दो, 1 को यहां भगा दो, तो ये आपका आ जाएगा -1 - 1 बराबर -2। आपको पता है भैया माइनस से माइनस को हम काट सकते हैं, तो b की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2। इसको भी आप थोड़ा अलग से दिखा दो कि भैया b की वैल्यू 2 आ गई है। अब क्या निकालना है, a भी आ गया है। अब बात है c और d की। अब देखो बच्चों सेकंड पकड़ लो, सेकंड में आपको a पता है तो c आ जाएगा, तो यहाँ से आपने सेकंड को ले लिया बच्चों। सेकंड क्या है आपका 2a + c बराबर 5। a की वैल्यू कितनी आई बच्चों यहाँ से 1, तो ये आ गया आपका 2 × 1 + c बराबर 5। अब बच्चों 2 × 1 कॉमन सी बात है, 2 हो गया आपका 2 + c बराबर 5। तो बच्चों c की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5 - 2 बराबर 3। तो ये बच्चों इसकी वैल्यू आ गई। देखो सिंपल सिंपल सवाल है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। तुलना करके समीकरण बनाओ, उसको सॉल्व करो, बस सवाल खत्म। अच्छा बच्चों a b c आ गए, अब क्या चाहिए हमें d के लिए इसको ले लो आप, किसको समीकरण 4 को। तो हम यहाँ पर देखो बाकी काम आपको बताया, हम यहाँ पर कर देते हैं। तो आप देखिए बच्चों समीकरण 4 को लिया, समीकरण 4 क्या है आपकी 3c + d बराबर 13 है। c की वैल्यू बच्चों कितनी आई 3, रख दो उसको, तो कितना आ जाएगा आपका 3 × 3 + d बराबर 13। बच्चों तो इतना हो गया 9 + d बराबर 13। तो इसलिए बच्चों d की वैल्यू क्या आएगी, 9 को वहाँ भगा दो, 13 - 9 बराबर 4। आपको तो पता है ना ये, बस प्लस माइनस किए और उसको लिख दिया। ये सवाल बच्चों यहीं पर ख़त्म हो गया। इतना सा काम करना था पता उसमें कि एक समीकरण दे रखी थी, तुलना करके आपने समीकरण बना दी, और जैसे समीकरण बनाएंगे बच्चों आप उसको सॉल्व करो, बस जो आपको तरीका आता है, जिसे कहते हैं कि प्रतिस्थापन होता है, विलोपन, कुछ भी करो बस, पर आंसर आपका सही आना चाहिए, ठीक है। तो हमने आपको ये तरीका बता दिया है सॉल्व करने का, और ये चारों मान आपके आ गए हैं, सवाल ख़त्म। अब कहाँ बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। देखो अगला सवाल क्या है आपका बच्चों, सवाल 8वां। आप देख सकते हैं सवाल 8वां क्या है। पहले एक बार सवाल को पढ़ लेते हैं, तब उसमें बात करेंगे। सवाल 8वां दे रखा है बच्चों, ये देखो कैपिटल A आ गया। आपको पता है कैपिटल ABCD को आव्यूह के रूप में दिखाया जाता है, आपको मैंने बता रखा है। तो ये दे रखा है बराबर बच्चों, एक तरीका मैंने आपको ये भी कहा था कि ये बहुत बहुत कम यूज़ होता है, समझ लो क्या। आपको मैं चलो एक बार हिंट और दे दूँ। ये देखो बच्चों, आपको मैंने क्या बताया, आव्यूह को
हम इससे दिखाते हैं, जैसे कि कैपिटल ए आ गया हमारा, ये आव्यूह मान लो 1 2 3 4। ये तो आपको बताया था मैंने कि आव्यूह को भाई एक आयताकार संरचना होती है। ये अवयव को आप लिख सकते हो पंक्ति और रो के स्तंभ, ऐसे होते हैं कि पंक्ति और स्तंभ हिंदी में, इंग्लिश में रो और कॉलम। बच्चों हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलो आगे आओ। तो ये हो गया, इसको बोलते हैं आव्यूह ये। और इसको बच्चा लिखने का एक तरीका और भी होता है जो मैं कह रहा हूँ बहुत कम यूज़ होता है, तो आप तभी भी इसको देख लो क्या होता है। यहाँ बच्चों आप एक छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं बच्चों, यहाँ नहीं, यहाँ देखो आप, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ आपको थोड़ी बहुत मालूम पड़ जाए, जिसका बहुत कम यूज़ होता है दिखाने में आव्यूह को। एक छोटा सा वो बना दो आव्यूह, बहुत छोटा सा, ये देखो जैसे मैंने यहाँ बना दी, छोटा सा हो गया। ठीक, अब आप देखो क्या करोगे, यहाँ पर लिख दोगे स्मॉल ए, जैसा आप यहाँ देख सकते हो, ये देखो स्मॉल ए लिखा हुआ। और फिर बच्चों यहाँ लिख देना आई और जे। ठीक है, मतलब क्या किया आपने, एक छोटा सा बना दिया आव्यूह। ठीक, उसमें बच्चों आपने क्या लिख दिया, स्मॉल ए। और बच्चों देखो आई जे कहाँ लिखना है, देखो ये भी देख लो अच्छे से चाहे हो तो, ये देख लो, ये आपको मैं एक बार बना दूं, ये देखो मान लो ये है, कहीं इसमें आप गलत ना कर दो, ये ए आ गया, ए लिख दिया। आई जे कहाँ लिखना है, इसके नीचे थोड़ा सा आई और जे, ऐसा कह रहा हूँ मैं, ऐसे। अब आपको और साफ नजर आ गया होगा, ए लिख दिया, आई जे थोड़ा सा इसके नीचे, और एक साथ आई जे करके इतना लिख दिया। अब आपको बच्चों मैंने कुछ बताया था, कोटि क्या होती है आव्यूह की, पंक्ति गुणा स्तंभ बताया था। मतलब ये जो आपको छोटी सी मैं बात बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ इसके लिए कि जो लिखा हुआ है कि ये कह रहा है एक आव्यूह है, लिखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि आप चलो उसको भी देख लो, जो बहुत मैं बार बार कह रहा हूँ बच्चों, बहुत कम तरीके से यूज़ होता है। मेन तो वही होते हैं कैपिटल लेटर, नंबर्स आ गए इस प्रकार से, पर आपको जानकारी होनी चाहिए, इसलिए हम बता रहे हैं आपको। छोटा सा ब्रैकेट आव्यूह का ए आई जे, और बच्चों यहाँ पर ना लिख दिया आपने, जहाँ मैं आपको हाथ से दिखा रहा हूँ। उसके बाद बच्चों इसके साथ में m क्रॉस n, एक छोटा सा आव्यूह ए आई जे एक साथ आता है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। और बच्चों उसके बाद बन तो है ही, नीचे बच्चों देखो जहां मैं आपको उंगली से दिखा रहा हूं, उसके आगे ये लिख देना m क्रॉस n। अब आप बोलोगे m क्रॉस n क्या है, जहां बच्चों m आ रहा है और n आ रहा है, आप देख सकते हो m भी आ रहा है n भी आ रहा है क्रॉस में, जहां m बच्चों क्या होता है आपको तो पंक्ति। देखो ये कितना सूक्ष्म तरीका होता है, और ये क्या है हमारा स्तंभ। मतलब जो यहां पर लिखेगा बच्चों बाहर, सबके बाहर, में एक बार और कहना चाह रहा हूं, जो सबके बाहर लिखेगा वो लिखता है उसका कोटि, कि भैया m क्रॉस n है। अब m का मतलब पहले क्या होता है, आपको मैंने क्या बताया, पहले जो आता है क्या होता है पंक्ति। तो ये एक प्रकार से क्या लिखा हुआ ए आई जे, m क्रॉस n का मतलब पंक्ति गुणा स्तंभ। ठीक है, तो अब आते हैं सवाल की तरफ। तो आपको मैंने उसकी भी जानकारी आपको दे दी कि इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। अब आओ जरा आगे, क्या कह रहा हूं बच्चों, ये कह रहा a बराबर ए आई जे, देखो वही चीज यहाँ तो उसने पूरी लिख के बता दी, ए आई जे, और फिर उसके बाहर क्या m क्रॉस n। देखो ए आई जे m क्रॉस n का मतलब पंक्ति गुणा स्तंभ। आगे आओ, क्या कह रहा, एक वर्ग आव्यूह है यदि, मतलब एक, ये कह रहा कैपिटल ए जो इसके बराबर है एक वर्ग आव्यूह है, और कह रहा अगर वर्ग आव्यूह है तो इन चारों में से 1 2 3 4, इन चारों में से कौन सा आंसर सही होगा। मतलब ये आपका एक प्रकार से बहुविकल्पीय सवाल है। अब आपको उसके लिए क्या पता होना चाहिए बच्चों कि भैया वर्ग आव्यूह क्या होता है। आपको मैंने बताया था भैया वर्ग आव्यूह क्या होता है, तो मैं आपको देखो इसका थोड़ा सा लैंग्वेज लिखाना चाहूँगा बच्चों। इसको तो मैं कर रहा हूँ यहाँ पर बंद, ये थोड़ा आपको बताने के लिए था कि भैया क्या क्या होता है, किस प्रकार लिखा जाता है। तो यहाँ पर मैं आ रहा हूँ सीधा 8वें पर सवाल। वर्ग आव्यूह हमारा क्या होता था, जिसमें पंक्ति और स्तंभ बराबर होते हैं, उसको बोलते हैं भैया वर्ग आव्यूह।
कब बताया था आपको मैंने? जब चैप्टर शुरू कराया था, जब आपको मैंने इसका इंट्रो दिया था वहाँ बताया था। पर आप इसको एक बार और देखो ज़रा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चों? ऐसा, ठीक है बच्चों, ऐसा आव्यूह, ऐसा आव्यूह, जैसा आपको मैंने बताया था, ऐसा आव्यूह जिसमें, ऐसा आव्यूह बच्चों जिसमें क्या? पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या किसकी होती है बच्चों? बराबर, जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के होती है बच्चों, बराबर, स्तंभों की संख्या के, ठीक है, संख्या के बराबर होती है या समान होती है, एक ही बात है बच्चों, ठीक है, बराबर होती है, होती है, उसे क्या कहते हैं? क्या बताया था आपको मैंने? वर्ग आव्यूह, ठीक है। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है वर्ग आव्यूह कहलाता है। आप इसको ऐसे लिख दो, वर्ग आव्यूह कहलाता है, ठीक है, कहलाता है। अच्छा बच्चों, अब ये बात भी हो गई कि भैया जिसमें पंक्ति और स्तंभ की जो संख्या होती है बराबर होती है वर्ग आव्यूह कहलाता है। सवाल पर आओ भैया, ये तो आपको मैंने बता दिया कि आपको वहां से कनेक्शन जुड़ रहा है सवाल के साथ, जैसा हम मोस्टली हर सवाल में आपको करके बताते हैं। एक आव्यूह ये दे रखा है, कह रहा है वर्ग आव्यूह है। अब यहां पर आओ बच्चों, हमें आव्यूह ए दे रखा है, किस रूप में दे रखा है वो रूप भी मैंने आपको बता दिया। क्या दे रखा है वो? ए आई जे, ये बंद, ये तो था। और इसके बाहर कितना बच्चों? एम क्रॉस एन। देखो जो आपको मैंने बताया था कि भैया उसने इस प्रकार लिखा हुआ, यहां पर मैंने कुछ और बताया आपको। क्या बताया? क्यों ये एम और एन क्या होते हैं? ये पंक्ति होती है एम, जो पहला लिखा है पंक्ति, एन होता है आपका स्तंभ, पहला वाला पंक्ति, दूसरा वाला स्तंभ, ठीक। अब मैंने क्या लिखा है भैया कि जो वर्ग आव्यूह क्या होता है जिसमें पंक्ति और स्तंभ क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये तो आपको लिखा है मैंने क्या होता है, और ये बताया था पहले भी। तो अब इसमें अगर एम आपका पंक्ति है, एन आपका स्तंभ है, और वर्ग आव्यूह पूछ रहा है कि भैया वर्ग आव्यूह होगा कब होगा? ये जब पंक्ति की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या, मतलब तब। अब आप यहां देखो, तब वर्ग आव्यूह के लिए, ठीक है बच्चों, हमको तो वो पूछना कि वर्ग आव्यूह के लिए, तो सब कुछ आपको मैंने बता दिया क्या होता है वर्ग आव्यूह। और वर्ग आव्यूह के लिए पंक्ति की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या, जैसा आपको मैं कह रहा हूं, एम बच्चों इसमें पंक्ति है तो एम हो गया पंक्ति की संख्या, किसके बराबर होगी वर्ग आव्यूह के लिए? स्तंभों की संख्या, मतलब एम बराबर एन। अब आप जहां पर m बराबर n है उस पर निशान लगा दोगे भैया कि ये आपका विकल्प ठीक है। कहां पर है? देखो सी, क्योंकि m बराबर n का मतलब क्या हुआ? पंक्ति की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या, वही तो होता है वर्ग आव्यूह जो आपको हमने बताया पूरा। तो आखिर में क्या लिख देंगे बच्चों? आपको बताया फिर, अतः, अतः विकल्प क्या बच्चों? अतः विकल्प सी ठीक है या सत्य है। आप ये बोल दो जो आपको सही लगे कि ठीक है, सत्य है, सब कुछ। चलो बच्चों, इसके साथ सवाल 8वां भी खत्म होता है आपका। अब कहाँ बढ़ेंगे बच्चों? उसके अगले सवाल की तरफ देखते हैं। अगला सवाल क्या है आपका, ठीक है। तो बच्चों सवाल नंबर आपका 9 जो है वो अब शुरू होता है। सवाल 9 को देखते हैं कि क्या है आखिरकार इसमें। ये बच्चों क्या कह रहा? x तथा y के प्रदत्त, मतलब वही बात कि x और y के लिए कहना चाह रहा है
किन मानों के लिए अवयवों के निम्नलिखित युग्म समान हैं। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि बच्चों एक अवयव आपको ये दे रखा है, दूसरा आपको ये दे रखा है, तो कह रहा है कि x और y की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए ये वाला अवयव मतलब पहला अवयव दूसरे के समान हो। समान का मतलब क्या होता है? बराबर। आप क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे आप, इस अवयव को किसके बराबर लेके चलेंगे? दूसरे के, क्योंकि वो कह रहा है वो आपसे, देखो निम्नलिखित युग्म समान है। युग्म का मतलब दो होता है, मतलब ये अवयव इसके समान है मतलब इसके बराबर है, तो अब दोनों को बराबर लेके चलो। ठीक, उसके बाद उसकी वही समीकरण तैयार कर देंगे, आपको पता है एक्स और वाई की। एक्स वाई निकाल लो, जो मैच कर जाए वो आंसर है। मालूम है आपको क्या करना है? ये दोनों अवयव के युग्म समान है, मतलब दोनों अवयव हमें समान दे रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो आप यहाँ देखो 9th में इसको बच्चों हम ये कर दें, फिर आपको ये देखोगे दिया है बच्चों क्या दे रखा है, क्या कहा मैंने आपको, ये अवयव उसके समान है, बराबर है, तो आप तुरंत उसको बराबर कर दो। अवयव कितना है बच्चों, ये 3x + 7, यहाँ आपका 5 है, ठीक है। यहाँ आपका आ गया y + 1 और ये आपका आ गया 2 - 3x। ये अवयव दूसरे के समान है, तो इसको करेंगे किसके बराबर, इस वाले के। 0 y - 2, यहाँ आपका 8 है और यहाँ आपका 4 है, जैसा आप देख सकते हो। तो कह रहा है अब x और y के किन मानों के लिए ये अवयव समान है या बराबर है। तो हमने क्या किया भैया, दोनों को बराबर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे, x y के मान सॉल्व करेंगे। और बच्चों ये सवाल भी आप देख लो, आप चाहो साफ साफ A B C D, ये सवाल भी आपका वैसे ही है, बहुविकल्पी टाइप का। चाहे सवाल बच्चों बहुविकल्प है, पर हमें जांचना तो पड़ेगा, काम तो पूरा वही करना है जैसे हम सवालों में करते हैं, सिंपल। अब यहाँ देखो बच्चों ये बराबर ये आ गया, ठीक। तुलना कैसे करनी है, कैसे बताया आपको मैंने, पहला अवयव पहला, दूसरा दूसरा। तो आप यहाँ देखो क्या आएगा, हम क्या लिखेंगे बच्चों, दोनों अवयवों के, ठीक है, दोनों अवयवों की, सही है, अवयवों की क्या बच्चों, तुलना करने पर, भैया तुलना करने पर दोनों अवयवों की वही आपको बताया, पहला पहला दूसरा दूसरा। आप यहां देखो भैया 3x + 7 बराबर आ गया आपका 0, 3x + 7 0 आ गया, इसको फर्स्ट मान लो। चलो दूसरा देखो 5 आ रहा है, तो 5 यहां पर है, दूसरा अवयव यहां कितना आ रहा है, y - 2। तुलना तो आपको ऐसे बताई है ना मैंने, सेम स्थान पर जो अवयव आ रहे हैं, ठीक है। तो 5 और ये y - 2, तो आपका आ गया 5 बराबर y - 2। बच्चों उसको सेकंड मान के छोड़ दो, आगे देखते हैं आगे क्या हो रहा है। नेक्स्ट क्या आ रहा है आपका, अब आप देखो इसकी इससे तुलना हो गई, इसकी इससे हो गई, अब तो नहीं बचा वहां पर उस पंक्ति में। अब नीचे आ जाओ, नीचे कितना आ रहा है, y + 1, वहाँ 8, तो ये आ गया आपका y + 1 बराबर आपका 8, इसको मान लो आप थर्ड, ठीक है। अब कौन सा रह गया बच्चों, ये वाला, ठीक। 2 - 3x बराबर 4, इसको आप बोलो 4 समीकरण, ठीक है। तो अब बच्चों ये आपकी 4 समीकरण आ गए हैं, 4 इक्वेशंस आ गए हैं, एक ही मतलब है दोनों का। अब जरा क्या होगा, यहाँ से देखते हैं कि भैया x और y के मान क्या क्या आ रहे हैं। अब देखो जरा यहाँ पे क्या होने वाला है बच्चों, आप सबसे पहले आ जाओ समीकरण 1 पर। भैया ये देखो समीकरण 1 पर आ जाओ भैया कि समीकरण 1 हमारी क्या दे रखी है। अब आप यहाँ देखेंगे
तो बच्चों समीकरण 1 पर जैसे हमको बताया है 3x + 7 = 0 है, तो यहाँ से बच्चों x आप देखेंगे सिंपल तरीके से निकल जाएगा। कैसे? 3x निकाल लो, +7 को वहाँ भगा दो, कितना आ गया आपका -7, ये तो आया। तो आप देखेंगे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -7/3 या -7/3, हिंदी में ये तो बोलते हैं। आगे आ जाओ, दूसरी समीकरण को देखते हैं। दूसरी समीकरण से बच्चों आप देखोगे कि y का मान आ रहा है। देखो दूसरी समीकरण से आप देखेंगे क्या है, 5 = y - 2। बच्चों y का मान निकालेंगे, -2 को कहाँ भगा दो, 5 की तरफ, तो ये आपका आ जाएगा 5 + 2 = y। तो y का मान कितना आ रहा है आपका 7। ठीक, x आ गया, y आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरी समीकरण से भी बच्चों y का मान आ रहा है। पर आप ये देखो कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि भैया दूसरी समीकरण से मैंने y का मान निकाला 7 आ रहा है, कहीं तीसरी से भी, ये भी तो y में आ रहा है कि तीसरी से भी 7 है या नहीं है। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर ये इसके बराबर है तो x और y के मान ये थोड़ी है कि अलग अलग आ जाएंगी, कि कहीं y का मान 1 आ गया, दूसरे से y का मान 3 आ गया, ये तो नहीं होगा ना, एक ही तो मान आएगा। वो देखो जरा, तीसरी को पकड़ लो बच्चों। तीसरी समीकरण क्या है, वो तीसरी समीकरण क्या है हमारी, y + 1 = 8। तो y आपका कितना आ गया, 8 - 1 = 7। मतलब y की जो वैल्यू आ रही है बच्चों ठीक ठाक है, मतलब y की वैल्यू में अंतर नहीं है। तो क्योंकि आप देखोगे यहाँ भी 7 आ रहा है, यहाँ भी 7 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों x की वैल्यू हमने आपको 1 निकाल के बता दी है। अब आते हैं आगे वाले पर, समीकरण 4 को भी देखते हैं क्या हो रहा है। बच्चों आप देखो समीकरण 4 में 2 - 3x = 4, यहाँ से भी x कैसे निकालेंगे आपको पता है, माइनस का 3x है, इसको बराबर के इधर ले जाओ, तो ये कितना आ गया आपका, 3x = 2 - 4। माइनस का 3x वहाँ आके प्लस हो गया, 4 को यहाँ लिया है, माइनस का हो गया। बच्चों 2 - 4 कितना होता है भैया, -2, ये तो होता है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ रही है -2/3। अब आप यहाँ देखो भैया कि ये क्या हो गया आखिरकार, ये देखो, ये देखो, ये कैसे हो गया कि इस समीकरण से लिया तो भैया x का मान आ रहा है -7/3, और जब मैंने चौथी वाली समीकरण को ले लिया तो मान कैसा आ गया आपका, -2/3। ये कैसा संभव है। समीकरण को जब हम सॉल्व करते हैं तो बच्चों मान जो आते हैं, जैसे अब मैंने इसको तुलना करके आपको बताया, और सवाल आपको मैंने कितने सारे सवाल कराए, और सिंपल सी बात भी है, तो मान तो एक जैसे तो आएगा, एक ही तो मान आएगा। ये थोड़ी कि तो समीकरण को सॉल्व कर लिया, अलग अलग मान आ रहे हैं कि x का अलग, y का अलग जा रहा है ना। यहाँ देखो, अब y की बात हो, y क्या था, y = 7, इसको लिया y = 7, कोई टेंशन नहीं। जब मैंने इसको भी लिया तो यहाँ भी y हमारा आ सकता था, y 7, y की कोई टेंशन नहीं है, y ठीक ठाक है। पर x में दिक्कतें आ गई ना, x के 2 मान आ रहे हैं अलग अलग, ये संभव ही नहीं है। क्या होता है बच्चों, कब संभव होता है, अगर इस समीकरण को लेने पर भी x का मान इतना ही आता तो ये ठीक ठाक था। तो इसका मतलब क्या है, आप चाहे आपकी चाहे 10 समीकरण बन रही है बच्चों, मेन पॉइंट पर आओ, चाहे आपकी 10 समीकरण बन रही हैं, उसमें हर जगह x y आ रहा है, सबको सॉल्व करो, 10 की 10 को सॉल्व कर लो। आप किसी भी को पकड़ लो, जैसे मैंने आपको देखो चारों को सॉल्व करके बताया, किसी को पकड़ लो, x y के मान एक जैसे ही आएंगे। अगर x 2 है तो तीसरी समीकरण हो या चौथी में x हो तो वही 2 आएगा, अलग नहीं आ सकता, अलग है तो संभव ही नहीं है। तो अब ये आंसर कहाँ लिखा हुआ, आप यहाँ देखो, तो हम पहले यहाँ लिखते हैं, यहाँ x के, ठीक है बच्चों, यहाँ क्या, यहाँ x के 2 मान ज्ञात हो रहे हैं, ठीक है, ज्ञात हो रहे हैं, जो बच्चों क्या संभव नहीं है, ठीक है, जो क्या संभव नहीं है।
जो संभव नहीं है। अच्छा बच्चों, जब x के 2 मान आ रहे हैं जो संभव ही नहीं है, x का 1 मान आना चाहिए था। अब आंसर छांटते हैं भैया कि कहाँ पर है कुछ ऐसा। आ जाओ, बी वाला पार्ट, ज्ञात करना संभव ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर समीकरण ऐसी आ रही है जिसका कोई औचित्य नहीं है भैया कि x का वहाँ से अलग मान आ रहा है और दूसरे से x का अलग मान। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, बी वाला, कि आपका संभव ही नहीं है। तुम क्या लिखेंगे, अतः बच्चों क्या विकल्प, अतः विकल्प क्या बच्चों, बी, ठीक है। तो ये आपका बच्चों आप देखेंगे कौन सा सवाल खत्म हो गया, सवाल नंबर 9। काम पूरा देखो वही करना था जबकि सवाल था बहुविकल्प है, पर आपको जांचना आया काम तो पूरा करना होता है। अब आओ अगले पर, देखो अगला बच्चों क्या है आपका 10वां सवाल। और आप ये कह सकते हो बच्चों, आप ये कह सकते हो, आपके पास बुक्स तो होगी अवेलेबल, तो आप उसमें देखेंगे कि बच्चों ये आपका आखिरी सवाल है इस 3.1 का। अब देखिए क्या है, जरा उसको फिर बात करेंगे आगे के। सवाल क्या है बच्चों, ये कह रहा है 3 गुणा 3 या वही 3×3 कोटि के, कोटि बच्चों मतलब कह रहा आव्यूह है, उसकी कोटि में दे रखा है 3। ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी, मतलब 3 गुणा 3 कोटि के आव्यूह होने चाहिए जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि या 0 हो या 1 हो। ठीक है बच्चों, अब आप यहाँ पर देखिए हमें उसके नंबर बताना है कि भैया ऐसे आव्यूहों की संख्या कितनी होगी। तो बच्चों इसका एक आसान तरीका है, इसका एक आसान तरीका है, चाहे वो आपका देखो मैं इस सवाल की बात करूं बच्चों या मैं सवाल चेंज कर दूं, आपको यही तरीका ही लगाना है, सिंपल तरीका जो मैं आपको बताने वाला हूं। आप यहां देखिए बच्चों की जो आव्यूह है उसकी कोटि क्या होनी चाहिए, इसकी 3 गुणा 3। तो अवयव कितने आएंगे इसके, सब दिखा रखा है आपको मैंने। अवयव निकालने के लिए पंक्ति की गुणा स्तंभ में कर दो, मतलब 3 की गुणा 3 में कर दो, उतने अवयव आ जाएंगे इसके, जो आपको मैंने पहली क्लास में बताया था। ठीक है, तो अब आप यहां देखिए क्या होने वाला है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, 3 गुणा 3 कोटि के, ठीक है बच्चों, 3 गुणा 3 कोटि के आव्यूह में कितने होंगे बच्चों अवयव, 3 गुणा 3 करो, मतलब ये तो देखो ये तो आपको बताया है कि भैया पहला वाला पंक्ति है दूसरा वाला स्तंभ है, कि 3 पंक्ति हैं 3 स्तंभ है। मैं किसकी बात कर रहा हूं आपसे, अवयवों की संख्या की, कि भैया वो कितने होंगे। देखो कोटि के आव्यूह में अवयवों की संख्या बराबर, आप ये लिख दो कोई दिक्कत नहीं भैया, कि 3 गुणा 3 जो कोटि का आव्यूह है उसमें अवयवों की संख्या बराबर कितनी होगी बच्चों, 9। ऐसे तो आइए देखो यहां पर कहीं आप भूल जाओ भैया ये 9 आइए। तो पहला काम आपको क्या करना है, अगर आपको आव्यूहों की कुल संख्या निकालनी है तो पहला काम आप क्या करना, उसके अवयवों की संख्या निकाल देना। जो आपको मैं तरीका बता रहा हूँ, आसान तरीका आपको मालूम पड़ जाएगा इस प्रकार के सवाल में कि आव्यूह कैसे निकालते हैं, उसकी संख्या क्या होगी। इतनी बात खत्म। अब आगे क्या कह रहा है भैया, जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि, बच्चों प्रविष्टि का मतलब क्या हुआ, जिनके अवयव, यहां प्रविष्टि का मतलब है अवयव से, मतलब आप जैसे यहां कह सकते हो कि भैया आव्यूह आपको पता है ये तो होता है A11 A12 A13, या आपका होता है भैया A21 A22, कुछ इस प्रकार तो होता है ना, चलता जाता है हमारा। ये प्रविष्टि होती है या इसके अवयव, क्या जिसकी प्रविष्टि 0 या 1 है। तो अब बच्चों इसमें संभावनाएं आप देखो कितने अवयव की आ रही हैं, 0 या 1। तो टोटल अवयव कितने हो रहे हैं,
एक तो 0 भी आ सकता है या 1 आ सकता है। तो कितने बच्चों इसमें अवयव आ रहे हैं आपके? 2, क्योंकि जो प्रविष्टि की बात आ रही है वो बात आ रही है अवयव की। कह रहा है जिसकी प्रत्येक प्रविष्टि या तो 0 हो या 1 हो। तो टोटल अवयव इसमें आप देखोगे कि 2 यूज हो रहे हैं, 0 या 1। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे? अतः ठीक है बच्चों, ऐसे, अतः ऐसे अवयवों की संख्या। बच्चों पहला काम क्या बताया, क्या करना है आपको मैंने, कि जो कोटि के अवयवों में इसमें अवयवों की संख्या निकाल देना, गुणा करके 9 आ गई। फिर अब वहां देखना कि प्रविष्टि किस प्रकार दे रखी है, 0 या 1। वो देखो कितने अवयव आ रहे हैं, 0 और 1 अलग अलग कितने हो गए? 2 हो गए। अब आप क्या करना है, अतः ऐसे अवयवों की संख्या। आप भी कह सकते हो कि फॉर्मूला है ये निकालने का, हम डायरेक्ट सवाल के अंदर लगा रहे हैं। ठीक है, संख्या जिसकी ठीक है बच्चों, प्रत्येक बच्चों क्या प्रविष्टि जो है आपकी, प्रत्येक प्रविष्टि क्या होनी चाहिए आपकी? 0 या 1 है, 0 या 1 है, बराबर। एक बार बच्चों जल्दीबाजी में रिपीट करूंगा मैं। सबसे पहला काम किया है, जिस कोटि की बात पूछता है कि इस कोटि के अवयवों की संख्या कितनी होगी। सवाल पहले समझ लो, कोटि के अवयवों की संख्या निकालनी है जिसकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1, 2 नंबर है तो 2 के हिसाब से चलना पड़ेगा हमें। और सबसे पहले क्या किया आपने, अवयव की संख्या निकाल दी, उसकी गुणा करके 3 गुणा 3 9 आ गया। अब ऐसे अवयवों की संख्या जिसकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है, 2 नंबर, कुछ नहीं करना आपको, यहाँ 2 लिख दो कि भैया 2 नंबर हमारे आगे पीछे हो सकते हैं, 0 या 1। अब क्या करना है, ये तो 2 तो आ गया आपका, उसके अनुसार जो प्रविष्टि दे रखी थी 0 या 1। अब बच्चों मैं ये भी कह सकता हूँ, ये भी हो सकता है, अगर कोई सवाल अगर ऐसा बाई चांस आ गया तो आप ये कर सकते हो। अगर वो कहता है जिसकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 या 2 है, ये भी आ सकता है इस टाइप में। तो इसी प्रकार से हम इसको कर सकते हैं, पर वो यहाँ बच्चों बात की बात है। फिलहाल आप इसको देखो, 0 या 1 है, वो आपका 2 आ गया। ठीक, अब क्या हो यहाँ पर, इसमें बच्चों अवयवों की संख्या कितनी आई है? 9। तो कुछ नहीं करना आपको, 2 लिख दिया भैया 0 या 1 के लिए। और जितनी अवयवों की संख्या है बच्चों वो उसकी घात पर, ये आपका फॉर्मूला है बच्चों अवयवों की संख्या को निकालने का। चाहे वो किसी कोटि का पूछ ले, 3 3 का पूछ ले, 4 4 का पूछ ले। मान लो बच्चों 4 4 का पूछता है, मान लो, चलो ये भी ट्राई करो, मान लो 4 4 का बोलता है कि 4 गुणा 4 के अवयव कितने आएंगे? 16। और सवाल ये डाल दिया 0 या 1, तो 0 या 1 में टोटल अवयव 2, तो 2 की घात 16 हो जाएगी। मेरा मतलब ये कहने का, जितने अवयव आ रहे हैं 0 या 1, 2 अवयव यूज हो रहे हैं, 2 1 होता। और हाँ ये भी सुन लो बच्चों, चलो ये भी सुन लो, मान लो कहता है जिसकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 है, 1 की बात ही नहीं करता हो, जिसकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 है, बस ये कहता। तो यहां 2 नहीं आता, यहां आता 1, क्योंकि अवयव 1 ही यूज करना है। वहां 0 या 1 2 हो रहे हैं चेंज, तो यहां 2 कर दो। और उसके ऊपर बच्चों क्या आता है? उसके अवयवों की संख्या। बस अब कुछ नहीं करना, अब 2 की घात 9 को सॉल्व कर लो, वो आंसर है। तो बच्चों 2 की घात 9 को हम ऐसा लिखते हैं, देखो 2 गुणा देख लो, क्योंकि ये भी देखो बहु विकल्प पे सवाल है, इसको सॉल्व करके देखेंगे कौन सा आंसर मैच कर रहा है। ये आपको होता है 9 लिखा जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9। आप भी तो ऐसे करते हो ना, गुणा करके लिख दो। अब क्या होगा बच्चों, देखो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी मतलब यहां तक जो है बच्चों आपका। एक बार चाहो तो और देख लो पहले कंफर्म करने को, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी
128, तो यहाँ आप बच्चों 128 तक पहुँच गए। जो मैंने लाल लाइन कर रखी है वो 128 आएगा पूरा गुणा करने के बाद। अब क्या बच गया, 2 गुणा 2, वो कितना होता है आपका 4। तो बस 4 की गुणा कर दो उसमें, तो सबका आंसर आ जाएगा। आसान तरीका ही होता है। 4 अठे 32 का 2, 4 दूनी 8 और 3 11, 4 एकम 4 और 1 जो हासिल था 5, ये है 512। मतलब इतने अवयव बन सकते हैं इतनी कोटि के, अगर हम 0 या 1 प्रविष्टि का उपयोग करें। ठीक है, अब आप देखो 512 कहाँ है, डी पर। तो आपको पता है फिर बाद में हम क्या लिखते हैं, अतः विकल्प डी ठीक है। तो बच्चों ये आपका आखिरी सवाल था इस प्रश्नावली का, मतलब 3.1 का। अब मैं आपको मिलूंगा बच्चों नई क्लास में नई प्रश्नावली के साथ, और उससे संबंधित जो जो पॉइंट होंगे, जो जो बिंदु होंगे, हम आपको पहले बताएंगे, तब वो शुरू कर देंगे प्रश्नावली। जैसा आपने इस चैप्टर में भी देखा कि प्रश्नावली से पहले आव्यूह क्या होता है, कैसा उसको दिखाया जाता है, कोटि क्या होती है, सब बताइए। तो बच्चों वो बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक इसको अच्छे से कीजिए और अपना ध्यान रखिए।